नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो NEP 2020 है उसके फाउंडेशन के बारे में चर्चा किया था और जो फाउंडेशन था NEP का उसको क्वेश्चन के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से जानने, समझने और सीखने का प्रयास किया था। और आज का ये वीडियो है NEP 2020 जिसको हम क्वेश्चन के माध्यम से जो उसकी मुख्य बातें हैं, जो मुख्य प्रावधान है, जो उनकी सिफारिशें हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है NEP 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी ये अपने को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि NEP 2020 कहाँ से आया है। ठीक है, हमने ये देख लिया था कि जो NEP 2020 था उसका फाउंडेशन क्या था, उसका हिस्ट्री क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था। अब अपने को ये जानना है कि जो NEP 2020 है वो कौन सी बातों को ध्यान देता है और इसमें क्या क्या बातें सम्मिलित हैं। ठीक है, उसको अपने को देखना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें ध्यान रखना कि जो NEP 2020 है, जो NEP 2020 है, इसमें दो तीन बात याद रखना। जैसे ये जो है NEP 2020, जो NEP 2020 है, ये 21वीं सदी का क्या है, पहला शिक्षा नीति है। जो NEP 2020 है वो 21वीं सदी का क्या है, पहला शिक्षा नीति है। ठीक है, उसके बाद इसमें याद रखना कि जो NEP 2020 किसके जगह पे लाया गया है, तो ये 1986 NEP 1986 या इसी का संशोधित रूप है 1992। तो जो NEP 2020 है वो किसको रिप्लेस करके आया है, NEP 1986 को रिप्लेस करके आया है। तो ये दो बातें याद रखना। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जो NEP 2020 है उसके जो समिति बनाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसमें 3 डेट याद रखना है। क्या याद रखना? 3 डेट याद रखना। जैसे जून 2017 यहाँ पे देखना, जून 2017, उसके बाद मई 2019, और लास्ट याद रखना 29 जुलाई 2020। ठीक है, 29 जुलाई 2020। अब अपने को क्या करना है, नया एजुकेशन पॉलिसी बनाना है। तो उस पर काम करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, मतलब NEP 2020 का मसौदा या ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया। कब किया गया? ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया। ठीक है, समिति का गठन कब किया गया? जून 2017 में। जो NEP 2020 है उसका ड्राफ्टिंग तैयार करने के लिए जून 2017 में एक समिति का गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने किया। ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने किया। ठीक है, समिति का गठन हुआ और उसके अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इसके ये जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है वो पूर्व इसरो चीफ हैं। ठीक है, और उसके बाद जब समिति बन गया और समिति ने मसौदा तैयार कर लिया NEP 2020 का, तो इसको मई 2019 में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ठीक है, प्रस्तुत किया गया। क्या? मई 2019 में जो NEP 2020 है उसके ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, प्रस्तुत करने के बाद होता क्या है कि इसमें अलग अलग सजेशंस मंगाए जाते हैं, सुझाव मंगाए जाते हैं कि इसमें और क्या बदलाव हो सकते हैं या फिर कौन से सिफारिशों को वहां से हटाया जाए। तो इसलिए समिति ने क्या किया, जो रिपोर्ट है मई 2019 में क्या किया, पब्लिश किया, सबके सामने रखा। और उसके बाद लगभग 2 लाख से ज़्यादा सिफारिशें आई, सुझाव आई 2 लाख से ज़्यादा। ठीक है, सुझाव आने के बाद अंतिम रूप से 29 जुलाई 2020 को NEP 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा
मंजूरी प्रदान कर दिया गया, ठीक है, अप्रूव्ड कर दिया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक है। तो जो एनईपी 2020 उसका बेसिक याद रखना, जो डेट है वो याद रखना कि जून 2017 में ड्राफ्ट बनाने के लिए समिति का गठन किया गया और जिसकी अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। और उसके बाद मई 2017 में समिति ने क्या किया, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और अंतिम रूप से 29 जुलाई 2020 को जो एनईपी 2020 है उसको मान्यता प्राप्त हो गया, ठीक है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एनईपी 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आया क्या? ठीक, अगला ठीक, इससे पहले एक बात और याद रख लेना कि जो एनईपी 2020 है, ठीक है, एनईपी 2020 है वो किस पर आधारित है, वो किस पर आधारित है उसको ध्यान में रखना कि जो एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 है, जो एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 है, ये एसडीजी 4 सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 पर आधारित है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो जो एनईपी 2020 है वो किससे संबंधित है, एसडीजी 4, और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। ठीक, और देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 की मुख्य दृष्टि क्या है, मुख्य विजन क्या है, ठीक है, मुख्य विजन क्या है। पहला ऑप्शन है इंडिया एज अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, सेकेंड है इंडिया एज अ डिजिटल इकोनॉमी ओनली, और थर्ड है इंडिया एज एन इंडस्ट्रियल हब ओनली, चौथा है इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट ओनली, ठीक है। तो एनईपी 2020 के कुछ क्या है, विजन है, कुछ दृष्टि है, उसको सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं। पहला इसमें याद रखना कि जो विजन है उसमें याद रखना पहला कि जो एजुकेशन है, क्या है, जो एजुकेशन है वो क्या होना चाहिए, भारतीय चिंतन और संस्कृति पर आधारित होना चाहिए, भारतीय चिंतन और संस्कृति पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा इसमें याद रखना कि भारत को इक्विटेबल मतलब समान और वाइब्रेंट ग्लोबल नॉलेज के रूप में स्थापित करना है, ठीक है। मतलब भारत को क्या करना है, समान रूप से जो हमारा समाज है उसमें क्या करना है, नॉलेज के मामले में सबसे ऊपर लेके जाना है, ठीक है। साथ ही साथ तीसरा इसमें याद रखना कि जो शिक्षा तो मिल रहा है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की बात कौन करता है, एनईपी 2020 तो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। सभी को क्या मिलना चाहिए, क्वालिटी शिक्षा मिलना चाहिए, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ नॉलेज के मामले में क्या करना है, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है भारत को, ठीक है। चौथा बात ये हो गया, और साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, उस पर भी क्या करना है, उसके प्रति भी अपने को क्या करना है, सम्मान व्यक्त करना है, और एक भारतीय नागरिक होने पर अपने को गर्व महसूस करना है। ये सारी क्या थे, एनईपी 2020 के विजन हैं, ठीक है। तो विजन को याद रखना है और उस विजन को ध्यान में रखकर क्या करना है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। ठीक, तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है।
कि मुख्य दृष्टि क्या है कि इंडिया एज अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, भारत को क्या करना है, विश्व स्तर पर ज्ञान के मामले में बहुत आगे तक ले जाना है, ठीक है। और सीडीपी में या एनईपी में याद रखना कि जहां वनली आ जाता है, जहां वनली आ जाता है, केवल आ जाता है, तो वो ऑप्शन हमारा 99% वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक ठीक। तीसरा क्वेश्चन, एनईपी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस वर्ष अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान किया गया, तो अभी बताया किस वर्ष में, 2020, 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020 को, ठीक है। तो डेट को भी क्या करना है, याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है, एनईपी 2020 का कौन सा सिद्धांत कला और विज्ञान धाराओं के कठोर विभाजन को समाप्त करने पर जोर देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया कि एनईपी 2020 क्या करता है, कला और विज्ञान मतलब जो आर्ट है और साइंस है उसको सेपरेट करने की बात नहीं करता है, उनको अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की बात नहीं करता है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सिद्धांत के कठोर विभाजन को समाप्त करने पर जोर देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, ठीक है। जो एनईपी 2020 है वो लर्निंग को फ्लेक्सिबल बनाने की बात करता है और विद्यार्थियों को बोलता है कि आप आर्ट हो गया, साइंस हो गया, किसी भी स्ट्रीम को अपना रास्ता बना सकते हैं और एक बेहतर करियर की ओर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बात याद रखना, जो सिद्धांत है उसमें याद रखना कि जो कला है और विज्ञान को अलग अलग विभाजन करने की बात नहीं करता है एनईपी 2020, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 3 तक कौन सी सर्वोच्च प्राथमिकता हासिल करनी होगी, ठीक है, कौन सी सर्वोच्च प्राथमिकता हासिल करनी होगी, ठीक है, कक्षा 3 तक, ग्रेड 3 तक, ठीक है। जो एनईपी 2020 है, जो एनईपी 2020 है, ठीक है, जो एनईपी 2020 है वो क्या करता है, ग्रेड 3 तक, ग्रेड 3 तक मतलब कक्षा 3 तक एफएलएन की बात करता है, एफएलएन की बात करता है। एफएलएन का फुल फॉर्म क्या होता है, फाउंडेशनल 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 लिटरेसी लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात करता है, ठीक है। मतलब कक्षा 3 तक बच्चों को क्या होना चाहिए, जो बेसिक अक्षरों का ज्ञान है, अंकों का ज्ञान है और जो साक्षरता है वो बच्चों को होनी ही चाहिए, मतलब बेसिक ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। कहाँ तक के कक्षा का, ग्रेड 3 तक के कक्षा तक। तो ये एनईपी 2020 कक्षा 3 तक कौन सी सर्वोच्च प्राथमिकता हासिल करनी होगी, ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताओ क्या होगा, तो ऑप्शन बी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात करता है कौन, एनईपी 2020 कक्षा 3 तक, ठीक है। ठीक, एनईपी 2020 शिक्षार्थियों में क्या विकसित करना चाहता है, एनईपी 2020 शिक्षार्थियों में क्या विकसित करना चाहता है, देख लो, ठीक है। प्राइड इन बीइंग इंडियन एंड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बताया ना कि एनईपी 2020 जो भारतीय होने पर उसको गर्व होना चाहिए, इस बात पर जोर देता है, ठीक है। जहां वल्ली दिखता है उसको क्या कर देना है, काट देना है, लगभग काट देना है। ओनली टेक्निकल स्किल, ओनली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज, इन सब की बात हमारा जो एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 नहीं करता। लेकिन जो हम भारतीय हैं उस पर गर्व करने वाली बात ये एनईपी 2020 बात करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों के हिस्से के रूप में किस मूल्य पर बल दिया गया है, ठीक है, किस मूल्य पर बोल मतलब किस मूल्य पर, जो एनईपी 2020 है नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर कौन से मूल्य पर बल दिया गया है, तो इसको डायरेक्ट याद रखना, सिंपैथी सहानुभूति पर बल दिया गया है, ठीक। आठवां क्वेश्चन है, एनईपी 2020
किस संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य से जुड़ा है? ठीक है, कौन से एसडीजी से जुड़ा हुआ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी। तो अभी बताया था मैंने किससे जुड़ा हुआ था, एसडीजी 4, एसडीजी 4। और ये किसकी बात करता है? क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक माने जाते हैं। ठीक है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि जो एनईपी 2020 के अनुसार जो शिक्षक है उसको लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस के क्या किया गया है? सेंटर में रखा गया है शिक्षक को। क्या किया गया है? एनईपी 2020 ने क्या किया है? जो शिक्षक है उसको लर्निंग प्रोसेस के केंद्र में रखा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में रखा गया है, ऑप्शन बी। ठीक है, यहीं पे याद रखना कि जो एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 है, वो जो असेसमेंट है, जो असेसमेंट है, जो असेसमेंट है उसको रेगुलर, क्या, रेगुलर और फॉर्मेटिव की बात करता है। रेगुलर और फॉर्मेटिव की बात करता है हमारा एनईपी 2020। मतलब जो हमारा असेसमेंट है, जो आकलन है, मूल्यांकन है, वो क्या होना चाहिए? रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए और ये एक मतलब प्रारूप में होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इसमें याद रखना कि जो एनईपी 2020 है वो मल्टी लिंगुअलिज्म, मतलब बहुभाषावाद, बहुभाषावाद पर क्या करता है? जोर देता है। और साथ ही साथ जो पावर ऑफ लैंग्वेज है उसकी बात करता है, पावर ऑफ लैंग्वेज की बात भी करता है। ठीक है, तो इन सब बातों को क्या करना है? याद रखना है और उसके आधार पर एनईपी 2020 के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनईपी 2020 का सिद्धांत नहीं है? कौन सा सिद्धांत नहीं है? ठीक है, तो एनईपी 2020 के जो सिद्धांत है उसको जान लेते हैं। ठीक है, जो पहला ऑप्शन दिया है फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, तो जो एनईपी 2020 है वो जो लर्निंग है, जो सीखना है, उसको क्या बनाता है? लचीलापन बनाने पर जोर देता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें पूछा क्या है? सिद्धांत नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो हमारा एनईपी 2020 है वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्या करता है? प्रमोट करता है और रोट लर्निंग को क्या करता है? हटाता है। ठीक है, मतलब रोट लर्निंग के स्थान पर वो क्या करता है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने बताया कि टीचर्स क्या होता है? हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस होता है। जो शिक्षण प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस के सेंटर में या केंद्र में कौन होता है? टीचर्स होता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है? ठीक है, और मैंने बताया कि जो आर्ट है और साइंस है उसको सेपरेट करने की बात हमारा एनईपी 2020 नहीं करता। तो इसमें बोला क्या? स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, तो नहीं है पूछा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक। एनईपी 2020 शिक्षा को किस रूप में मानता है? ठीक है, जो शिक्षा है उसको किस रूप में एनईपी 2020 मानता है? ठीक है, तो इसको याद रखना, अ पब्लिक सर्विस एंड बेसिक राइट, एक सार्वजनिक सेवा और मौलिक अधिकार के रूप में एनईपी 2020 शिक्षा को मानता है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब एनईपी 2020 का कौन सा स्तंभ यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक कारणों से कोई छात्र शिक्षा से वंचित ना हो? ठीक है, शिक्षा से वंचित ना हो। ठीक है, तो जो एनईपी 2020 है 5 स्तंभ के बारे में बताता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो मुख्य रूप से 5 स्तंभ, 5 पिलर्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो 5 पिलर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है? एक्सेस। सबसे पहला क्या है? एक्सेस, एक्सेस है। उसके बाद है
इक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद है एफोर्डेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। तो इस तरीके से ये जो NEP 2020 है उसके 5 स्तंभ है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है। और अच्छा, इसमें एक चीज छूट गया क्या, 1 2 3 4, ठीक। इसमें एक चीज यह है, एक्सेस, इक्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, और एक चीज याद रखना, क्वालिटी। क्या याद रखना, क्वालिटी। ये क्या है, NEP 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 स्तंभ है, इसको याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा स्तंभ यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक कारणों से कोई छात्र शिक्षा से वंचित ना हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। जो एक्सेस है, एक्सेस का मतलब क्या है, ठीक है। 5 जो पिलर्स बताएं उसमें एक्सेस का मतलब क्या है कि NEP 2020 ये बोलता है कि भारत के हर नागरिक तक क्या हो, शिक्षा पहुंचे, कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना हो, इसलिए एक्सेस की बात करता है, ठीक है। और ये मतलब सभी व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे, इस पर जोर कौन देता है, एक्सेस, ठीक है। और इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब यह है कि सभी व्यक्ति को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर, मतलब लिंग भेद ना हो, महिलाओं पुरुषों में भेद ना हो, जाति भेद ना हो, इस पर कौन बात करता है, इक्वालिटी बात करता है, ठीक है। और तीसरा है एफोर्डेबिलिटी। एफोर्डेबिलिटी का मतलब यह है कि सभी विद्यार्थी क्या कर पाए, एफर्ड कर पाए, मतलब शिक्षा जो है बहुत ही सस्ता होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षा को महंगा ना बनाया जाए, शिक्षा सस्ता होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति क्या कर पाए, NEP 2020 के तहत शिक्षा प्राप्त कर पाए, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है कि जो शिक्षा प्रणाली है उस पर कोई एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होना चाहिए जिसको जवाबदेहिता तय किया जाए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या बेहतर हो सकता है, क्या बेहतर नहीं किया जा सकता है, क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है, अकाउंटेबिलिटी के अंतर्गत आता है। और लास्ट है क्वालिटी। क्या है, क्वालिटी। तो जो NEP 2020 है वो क्या करता है, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। तो ये था 5 स्तंभ और उसका एक्सप्लेनेशन, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कौन सा स्तंभ आर्थिक कारणों से, मतलब पैसे की वजह से शिक्षा प्राप्त न कर पाए, ये कहाँ कौन से स्तंभ में बात करता है बताओ, एफोर्डेबिलिटी की बात करता है, मतलब कोई भी व्यक्ति पैसों की वजह से शिक्षा से वंचित ना हो जाए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। NEP 2020 का कौन सा स्तंभ परिणामों, जिम्मेदारी और निगरानी पर बल देता है। अभी मैंने बताया कि जो 5 स्तंभ है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो कौन सा स्तंभ जिम्मेदारी और निगरानी पर बल देता है बताओ, वही बताया ना, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, किसी व्यक्ति या किसी समूह को क्या होना होगा, जवाबदेह होना होगा, निगरानी करनी होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा NEP 2020 के 5 मुख्य स्तंभों में नहीं है। 5 स्तंभ बताया, बताओ कौन सा नहीं है, एक्सेस है, इक्विटी है, अकाउंटेबिलिटी है, तो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, डिजिटलाइजेशन, डिजिटलीकरण नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 में समानता स्तंभ, इक्विटी स्तंभ मुख्य रूप से किस समूह पर केंद्रित है, समानता, ठीक है। तो जो समानता है, समानता मतलब जो NEP 2020 है वो सबको समान शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। इसमें मुख्य रूप से जो गर्ल्स हैं, ST SC हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, और साथ ही साथ जो ट्राइबल एरिया के बच्चे उस पर मुख्य रूप से फोकस करता है। साथ ही साथ जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है उस पर भी क्या करता है, केंद्रित करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो NEP 2020 है, कौन सा स्तंभ रटने से हटकर अवधारणात्मक समझ पर जोर देता है? ठीक है, कौन सा स्तंभ है? ठीक है, कौन सा स्तंभ है, बताओ कौन सा स्तंभ होगा कि रटने से हटकर जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो जोर देता है? बताओ, सोच कर बताओ। ये क्वेश्चन होमवर्क है और इसका जवाब आप क्या करेंगे, कमेंट पर लिख कर देंगे। ठीक है, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षा की संशोधित संरचना के रूप में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो कौन सी स्ट्रक्चर की बात करता है? 5+3+3, 5+3+3+4। इससे पहले क्या था? 10+2+3, उसके जगह पे क्या है, ये आया, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, 10+2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री को होना अनिवार्य किया जाएगा? ठीक है, हम लोग क्या करते थे, जो ग्रेजुएशन होता था वो 3 वर्षीय होता था, और पहले क्या होता था, जो बीएड होता था वो 1 वर्ष का होता था। उसके बाद जो बीएड होता था पहले 1 वर्ष का होता था, लेकिन उसको बीच में क्या कर दिया गया, बीएड को क्या कर दिया गया, 2 वर्ष का कर दिया गया। और उसके बाद क्या कर दिया गया कि जो बीएड है और जो क्या है, ग्रेजुएशन है, बीएड और ग्रेजुएशन को क्या कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया, और दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर दिया गया, जिसे क्या नाम दिया जाता है, बीएससी बीएड, बीए बीएड, इस टाइप का नाम दिया जाता है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि 4 वर्षीय एकीकृत बीएड जो पाठ्यक्रम है उसको कब तक सभी जगह लागू किया जाए? तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 2030 और डी, 2030 तक। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में वे मूलभूत सिद्धांत हैं जो व्यापक स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थान दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, दोनों का मार्गदर्शन करेंगे, दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें सेंटेंस मतलब जो क्वेश्चन है बहुत लंबा है, तो उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना और जवाब देने का प्रयास करना। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा वे मूलभूत सिद्धांत हैं जो व्यापक स्तर पर शिक्षा प्रणाली, जो शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थान दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन कौन सा है देख लो। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान, दूसरा ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी, बहुभाषिकता पर जोर कम, और बुनियादी साक्षरता को सर्वाधिक प्रोत्साहन। ठीक है, ठीक है, तो NEP 2020 है, जो NEP 2020 क्या बोलता है कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है, यूनिक होता है, उसका जो कैपेबिलिटी होती है उस पर यूनिक कैपेबिलिटी, मतलब जो अलग अलग क्षमताओं के बच्चे होते हैं तो उसको पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, और मैंने बताया कि जो NEP 2020 है वो पाठ्यक्रम को या लर्निंग को क्या बताता है, लचीलापन बनाने की बात करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होता है, NEP 2020 का हिस्सा है। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया कि जो बहुभाषिकता है, बहुभाषावाद है, उस पर अधिक जोर देता है NEP 2020, बहुभाषावाद पर, क्या, बहुभाषावाद पर जो NEP 2020 है वो अधिक जोर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कम जोर देता है बोल रहा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद बुनियादी साक्षरता को, ठीक है, मैंने बताया ना, FLN बताया, अभी क्या बताया, FLN इसको क्या करता है, प्रमोट करता है NEP 2020। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन निकल के आ रहा है, A B D। तो ये देख लो, ये तीनों चीज कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात, सकल सॉरी इसमें देखना, सकल नामांकन अनुपात
को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत रखा गया है, 50%, कितना 50%, ठीक है। उच्च शिक्षा में ना, उच्च शिक्षा में और पूरे एजुकेशन सिस्टम को, ये किसकी बात हो रहा है, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, 50%। लेकिन अगर यही बात पूछे कि होल एजुकेशन सिस्टम, होल एजुकेशन सिस्टम, तो इसको कितना प्रतिशत लक्ष्य बढ़ाने का रखा गया है, 100%, 100%। कब तक, 2030 तक, कब तक, 2030, और कितना, 100%, ठीक है, ठीक। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण अधिगम के सभी स्तरों पर निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित नहीं किया गया है, क्या प्रस्तावित नहीं किया गया है। वर्चुअल लैब्स प्रस्तावित किया गया है, शिक्षकों के लिए प्रस्तावित किया गया है, शिक्षकों के लिए शिक्षण और प्रोत्साहन, ये भी क्या किया गया है, प्रस्तावित किया गया है। ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाएं भी प्रस्तावित है NEP 2020 के तहत। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के समय ऑफलाइन एग्जाम होता था क्या, नहीं होता था। उस समय जो जितने भी एग्जाम थे वो क्या हो गए थे, ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट हो गए थे। तो वर्चुअल लैब्स की बात करता है, ट्रेनिंग और इंसेंटिव्स की बात करता है टीचर्स के लिए, ऑनलाइन मूल्यांकन और ऑनलाइन एग्जाम की बात भी करता है कौन, NEP 2020। इसमें पूछा क्या है, प्रस्तावित नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं। डिजिटल अंतर को कायम रखना, डिजिटल अंतर को कायम रखना, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया, ठीक है। इसको बोलते हैं MHRD, क्या बोलते हैं, MHRD, MHRD, ठीक है। तो इसको किस नाम से दिया गया NEP 2020 में, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। किस नाम से दिया गया, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय, ठीक। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 23वें नंबर का, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होंगी, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्लास 6 से, कि व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से प्रदान किया जाएगा, जहाँ से आजीविका प्राप्त कर सके। मतलब व्यावसायिक शिक्षा का मतलब क्या है कि जहाँ से आजीविका डायरेक्ट हमको मिल जाए, तो वो कौन सा क्लास है, क्लास 6, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, क्लास 6, ठीक है। तो ये था हमारा NEP 2020 पर आधारित कुछ क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने NEP 2020 को समझने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो इसका और लेकर आ पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।